हमने रेस्पॉन्सिव गैलरी बनाया था लास्ट। मोबाइल मोड, टैबलेट मोड एंड डेस्कटॉप मोड। ठीक है, हेलो। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। फ्लेक्सिबल वेबसाइट। रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? In this example, we use media query together with Flexbox to create a responsive website containing a flexible navigation bar and flexible content. So ओपन कीजिए अपना एग्जाम्पल और इसको सेव फॉर वेब करके यहाँ से इसका नेम वगैरह चेंज कर दो। यहाँ लिख दीजिए मीडिया क्वेरी वेबसाइट। चलिए बॉडी में आएंगे और यहाँ पर हम लोग अपना एक कंटेनर वगैरह जो है वो क्रिएट कर लेंगे जिसके अंदर हमारी टोटल वेबसाइट जो है वो कंटेन रहेगा। तो चलिए सबसे पहला पार्ट इसमें डिफाइन करिए एक हेडर। हेडर के अंदर यहाँ पर डिफाइन कर लीजिए जैसे कि h1 टैग और इसमें लिख दो माय वेबसाइट और यहाँ लिख दीजिए पैराग्राफ विद अ फ्लेक्सिबल लेआउट। और यहाँ डिफाइन कर दो एक पैराग्राफ या हेडिंग H4 और यहाँ लिख दीजिए resize the browser window to see the responsive effect। और इसको हमें सेंटर लाइन करना है तो आप HTML एट्रीब्यूट या फिर इस पर स्टाइल अप्लाई कर लीजिए और हम लोग ऊपर इसका स्टाइल डिफाइन कर देंगे स्टाइल टैग पे। और इसको हम लोग एक डाल देते हैं डिव के अंदर। राइट क्लिक करिए इसके ऊपर और ओपन विथ लाइव सर्वर। तो अभी इसका HTML से कुछ विजुअल इस तरह का हमें डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद हमें बनाना एक नैप बार। तो यहाँ पे लिखिए डॉट नैप बार, एंटर करिए और इसमें कुछ लिंक डिफाइन कर लीजिए AHREF हैश और इसमें अपने लिंक कॉल करा लो होम सर्विस अबाउट पोर्टफोलियो कॉन्टैक्ट या फिर अभी के लिए मैं सभी को पकड़ के यहाँ पर लिख देता हूँ क्या लिंक। नेक्स्ट यहाँ जाइए कमेंट बनाइए, लिखिए नेविगेशन बार और इसको नेम दे दीजिए हेडर। इसी तरह से अब बॉडी एरिया बनाइए मेन
यहाँ जाकर डिफाइन करेंगे हम लोग डॉट रो, और यहाँ कमेंट लिख दीजिए दी फ्लेक्सिबल ग्रिड, जिसमें आपका कंटेंट रहेगा। रो में आइए, यहाँ पर एक क्लास बनाइए साइड के नाम से, जो कि हमारा साइड बार होगा, और इस साइड बार में कुछ मैसेज लिख दीजिए लाइक h2 अबाउट मी। यहाँ लिख दीजिए फोटो ऑफ मी, और यहाँ पर आप डिफाइन कर देंगे img_src, और जो भी आप अपनी इमेज की विड्थ हाइट रखना चाहते हैं वो इसमें जाके आप अपना डिफाइन कर सकते हो, और इसको क्लोज कर लीजिए। राइट क्लिक करो, ओपन विद लाइव सर्वर, तो देखो इमेज आ गई यहाँ पर। तो ये क्या है, एक एपीआई है, शायद जितनी बार हम लोग इसको रीलोड करेंगे उतनी बार हमें नया नया कंटेंट आता रहेगा इसके अंदर। ठीक है, तो फिलहाल हमें कोई रियल इमेज तो लगाने की ज़रूरत है नहीं, हमें तो खाली यहाँ पर फिल करना है इमेज को। और अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर प्लेस होल्डर वाली इमेज है, तो उसका भी हम लोग कर देते हैं। यहाँ पर इसको मैं कर दूंगा कमेंट, मैं चाहता हूँ हर बार एक फिक्स साइज़ की इमेज यहाँ पर आए, तो यहाँ लिखिए प्लेस होल्डर। तो ये एक एपीआई होती है अपनी वाया प्लेस होल्डर। तो देखो बन गया यहाँ पर। तो कितने बाई कितनी की आपको इमेज बनानी है, यहाँ जाके लिख दो, जैसे कि 200 बाय 200, और उसके ऊपर में कुछ टेक्स्ट चाहिए विच इज़ इमेज। बन गया। तो इसको भी हम लोग यहाँ पर यूज़, ओहो, आपको क्या लिखना है, img_src, ये डाल दो, तो हमारे डिज़ाइन में देखो इमेज आ गई। मतलब इस तरह का प्रोटोटाइप एक इमेज रख सकते हो। तो रियलिस्टिक इमेज नया लगाना चाहो तो ये लगा सकते हो। किसने ज्वाइन किया, सलीम, वो तो पहले से ही है। ओके, तो ये पार्ट हो गया। और तीसरा, आप इसकी जगह पर अपना खुद का भी एक फेक इमेज बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर एक लिख देंगे फेक इमेज। ऐसे आप एक डिप बना सकते हो। ठीक है, और इसको आप अपनी कोई भी हाइट पर जो भी आप रखना चाहते हो वो डिफाइन कर सकते हो उसके अंदर। नेक्स्ट, वहाँ पर जाकर आप डिफाइन कर देंगे पैराग्राफ, लिख दिए सम टेक्स्ट अबाउट मी इन, या लिख दीजिए लॉरेम इप्सम। ये अपना एक पैराग्राफ आ गया। एक बना लो अगेन H3, लिख दीजिए मोर टेक्स्ट, फिर से लॉरेम इप्सम कॉल करा दो। ऑलरेडी पैराग्राफ हमारा बंद है नीचे। चलिए, और यहाँ पर जाके फिर से अपनी फेक इमेज जो है वो कॉल करा लीजिए इस तरह से। सो इन सभी फेक इमेज को आपने करना है सेलेक्ट, कंट्रोल D और लिखेंगे स्टाइल, और यहाँ पे जगह पे डिफाइन करेंगे हाइट। हाइट में आप जगह डिफाइन कर लें इसकी हाइट लाइक 60 पिक्सल समथिंग। विड्थ हम इसकी 100% डिफाइन कर लेंगे। ये पार्ट आपका इस तरह से बन के साइड वाला तैयार हो जाएगा। इसी तरह से आप एक बना लोगे, और इसको हम लोग नेम दे देंगे यहाँ पर क्या, मेन। एंटर, H2, यहाँ लिख दीजिए टाइटल हेडिंग, टाइटल डिस्क्रिप्शन, ये डिफाइन कर दो।
कॉमा, यहाँ पर F5 चलता है, नहीं चलता, नहीं तो नोट पैड से ले आओ F5, यहाँ जाके लिख देते हैं जैसे कि अक्टूबर, आज की होगी 18, अक्टूबर 18, कॉमा 2024। यहाँ से एक इमेज उठा लो, इसको अपन यहाँ रखेंगे, इसकी हाइट डिफाइन कर दो तकरीबन 200 पिक्सल। फिर पैराग्राफ बनाओ, लिखो सम टेक्स्ट, एंटर करिए, लॉरेम इप्सम डाल दीजिए, एंटर करिए, स्पेस बनाइए, H2 लिखिए, कॉल करिए इसको, डिस्क्रिप्शन डिफाइन करिए, और ये सारा मैं एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लूँगा इसके नीचे। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं जैसे कि 17, और ये पार्ट नीचे का एज इट इज़। ब्राउज़र में आइए, रिफ्रेश कीजिए अपने पेज को, तो ये हमारा डेटा कुछ इस तरह, तो जितना जगह खाली दिखाई दे रहा है इन सभी जगह पर क्या अपना इमेज है, इस तरह से। नेक्स्ट हम लोग एक फुटर बना देंगे यहाँ पर, इस डिव से बाहर आइए, ये हमारा मेन डिव हो गया, मेन एक हमारा रो हो गया, रो से बाहर निकलिए, यहाँ लिखिए फुटर, लिखिए डॉट फुटर, एंटर, इसके अंदर आप एक जाके यहाँ पर H2 में डिफाइन कर दीजिए इस तरह से अपना मैसेज फुटर। अभी जितनी भी क्लास हमने यहाँ पर डिफाइन किए हैं जैसे कि हेडर, नैवबार, रो, साइड, मेन, फेक इमेज, इन सभी को ऊपर लाके अपने स्टाइल कर लेना है। तो यहाँ जाकर डिफाइन करिए स्टाइल टैग, एंटर, सबसे पहले यूनिवर्सल सेलेक्टर, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, एंटर करेंगे, लिखेंगे स्टाइल दी बॉडी, एंटर करिए, लिखिए बॉडी, एंटर, फॉन्ट फैमिली एरियल, सैंस सेरिफ, अगर एरियल ना मिले तो फॉल बैक में कोई भी सैंस सेरिफ फॉन्ट हमारा काम कर जाए, मार्जिन 0 और बॉडी को क्लोज कर दो। इसके बाद यहाँ से हम लोग डिफाइन करेंगे हेडर, लोगो और टाइटल, देखिए डॉट हेडर, एंटर, पैडिंग तकरीबन 60 पिक्सल, टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर, बैकग्राउंड कलर यहाँ पर अपना जाके डिफाइन कर दो इसके अंदर। तो जैसे कि हम ले लेते हैं कैडेट ब्लू, एंटर करेंगे, टेक्स्ट का कलर वाइट। तो देखो इतना पार्ट करने से कुछ यहाँ पर लुक एंड फील चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा हमारा, हुआ चेंज। सो ये पार्ट हमारा बन गया है। नेक्स्ट नीचे आइए, नैव बार की बात करते हैं, स्टाइल दी टॉप नेविगेशन बार, तो डॉट नैव बार, तो नैव बार अभी हमारा किस तरह से आ रहा है ये, तो इसको हम लोग क्या लेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, और इसका एक बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर दो हैश डार्कर कलर, तो यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा इसमें। तो ये आ रहा है यहाँ, इसमें थोड़ा सा आपको स्पेस वगैरह की रिक्वायरमेंट आएगी, तो स्पेस वगैरह अपना डाल दीजिएगा। इधर जाइए, स्टाइल दी नेविगेशन बार लिंक्स, हेलो, तो नैवबार के अंदर हमने कौन सा टैग यूज़ किया, ए, तो यहाँ लिखिए डॉट नैवबार स्पेस ए, तो डार्क पे कलर वाइट होना चाहिए,
पैडिंग यहाँ डिफाइन कर लेंगे अपना, पैडिंग टॉप बॉटम एंड लेफ्ट राइट। हाँ जी, तो पैडिंग डिफाइन कर लीजिए इसके अंदर। तो यहाँ पर आप देखो इस तरह से स्पेशियस हो जाएगा ये। थोड़ा सा मैं अंडरलाइन वगैरह रिमूव करना है तो यहाँ जाके लिख देंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन। नेक्स्ट, टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर। तो ये प्रॉपर्टी आपकी स्टाइलिंग को लेके कंप्लीट, और ये पार्ट आपका तरीके से दिखाई देगा। इसका होवर वगैरह अगर डिफाइन करना चाहते हो तो यहाँ जाके लिखिए स्टाइल या चेंज कलर ऑन होवर। तो लिखिए नैव बार ए होवर बैकग्राउंड कलर एक लाइटर शेड लाइक ट्रिपल डी, एंटर। इस लाइटर शेड पे टेक्स्ट का कलर हमारा डार्क बेटर दिखाई देगा तो ब्लैक, और इसको क्लोज कर दोगे। ये देख रहे हो होवर। नेक्स्ट, क्रिएट टू अनइक्वल columns that sits next to each other। लिखिए साइड बार बोले तो लेफ्ट कॉलम, एंटर करिए। यहाँ लिखिए साइड बार, बट हमने नेम शायद साइड डिफाइन किया हुआ है। साइड, साइड में जाइए और इसको क्लोज करके इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करो। फ्लैक्स विड्थ लाइक 25% या 30%, बोलो बोलो बोलो। सर वो जो आपने टेक्स्ट राइट डाला है वो सेंटर नहीं है। कौन सा? बिग वो पैडिंग के अंदर के लिए सेंटर लाइन है, नैव बार के लिए सेंटर लाइन नहीं लिखा हमने। सर मैं पूछ रहा सर, हमने ये इनलाइन होता है। क्या है? इनलाइन होता है सर, ये लिंक। ए लिंक हाँ इनलाइन होता है। तो सर वो ब्लॉक टाइप में कैसे आ रहा है कि पैडिंग और मार्क पैडिंग? पैडिंग चल जाएगी, लेकिन आप उसको विड्थ और हाइट नहीं दे सकते। अगर मैं यहाँ लिखूँ ना जैसे विड्थ, यस सर। वो काम नहीं करेगी। जैसे लिखा 200 पिक्सल तो नहीं चलेगा। अच्छा एक मिनट को, क्या डला हुआ है हमारा? नैव बार, नैव बार के अंदर हमारा ए है ना। हाँ, तो हमने नैव बार को डिस्प्ले फ्लैक्स बोल दिया इसलिए चल रहा है। यस सर, फ्लैक्स भी चल जाएगा। तो ये हटा दो और फिर चेक करके देखो क्या काम करता है कि नहीं। नहीं चल रहा ना अब? नहीं सर। तो फ्लैक्स की वजह से उसने विड्थ ले लिया था, अदरवाइज ए टैग विड्थ लेता नहीं जब तक आप उसको डिस्प्ले ब्लॉक नहीं देते हो। तो डिस्प्ले की कोई और प्रॉपर्टी जैसे कि इनलाइन ब्लॉक हो गया, फ्लैक्स हो गया, ग्रिड हो गया तो ले लेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने फ्लैक्स बंद करा देखो विड्थ ने काम करना बंद कर दिया उसके अंदर। हाँ, अगर आप चाहते हो कि ये नैव बार आपके मिडिल में आ जाए तो उसके लिए आपको यहाँ जाके लिखना पड़ेगा डिस्प्ले फ्लैग्स हमने लिखा है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब हमारा जो ये है सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, यस सर। बट हमारा पर्पस उसको सेंटर करना भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो होवर हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। हम लोग डिफाइन कर रहे हैं साइड कॉलम जिसकी फ्लैक्स की विड्थ आएगी 30। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर इसका कुछ डिफाइन कर दो, एक लाइटर शेड लाइक F1 F1 F1, और पैडिंग डिफाइन कर दो इसमें 20 पिक्सल्स का। अब जो ये साइड हमने डिफाइन किया ये रो के अंदर है, तो आप रो को भी टारगेट कर लो। यहाँ जाके लिखिए कॉलम कंटेनर, और यहाँ पर जाके आप क्या लिखेंगे? डॉट रो। रो को हम लोग जाके क्या लिखेंगे? डिस्प्ले यस। फ्लैक्स। फ्लैक्स लिखने के बाद फ्लैक्स में रैप, और इसको आपने बंद कर देना है। ये काम आपका हो जाएगा। अब एक और हमने टैग बनाया है मेन। रो हो गया, साइड हो गया, मेन बचा। तो मेन कॉलम के लिए यहाँ पर जाके आप डिफाइन कर लोगे। तो लिखिए एंटर
स्टाइल मेन कॉलम। कॉपी करेंगे इसी पार्ट को, लिटिल बिट चेंजेस करने हैं, बस क्लास का नेम रिप्लेस हो जाएगा। लिखिए यहाँ पर मेन, और इसकी विड्थ रिमेनिंग कितना होता है 70। यस सर। बैकग्राउंड कलर इसको आप जाके डिफाइन कर दीजिए, तो मैं चाहता हूँ इसका कलर वाइट हो जाए, और पैडिंग इसका भी इतना ही रहे। तो ज़रा देखो क्या दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल आ गए कि नहीं, आ गए यस सर। इस तरह से। अब रहता है अपना फुटर, और फुटर से पहले हमने एक और क्लास यूज़ की थी विच इज़ फेक इमेज। इसको भी ले लो और यहाँ जाके डिफाइन करेंगे, क्लिक एंटर, फेक इमेज just for this example लिखिए फेक इमेज, एंटर, पैडिंग 20 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और इसका बैकग्राउंड कलर एक ग्रे शेड दे दो, डी। तो हमने डिव को फेक इमेज की क्लास दी हुई है, तो डिव अपना 100% होता है, तो सब जगह फिल हो गया। यस सर। ये देखो आपका इमेज वाला काम कंप्लीट। आ जाओ फुटर के ऊपर, तो यहाँ डिफाइन करो जाके फुटर डॉट फुटर, एंटर, पैडिंग इसमें 20 का डाल दो, टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर कर दो, और बैकग्राउंड इसको भी कुछ एक शेड दे दो। बन गया फुटर, यस सर। एक पेज का लुक एंड फील हो गया रेडी। यस सर। अब जो हमारा ये डिव है सबसे टॉप में, इसको मैं क्लास ऑफर कर देता हूँ लाइक इन्फो, इस तरह से। अब इसको मैं कुछ यहाँ प्रॉपर्टी दे देता हूँ, डॉट इन्फो, इसका भी पैडिंग जो है वो 20 समथिंग हो जाए, बैकग्राउंड कलर इसका जो है वो येलो हो जाए, और टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है वो सेंटर हो जाए। तो मैं चाहता हूँ ये एक इन्फॉर्मेशन की तरह से अलग से हाईलाइट हो, है ना। यस सर। तो ये देखो हमारा एक वेब पेज का लुक एंड फील तैयार हो गया। अब आपका हो सकता है किसी वेबसाइट में आपको ये चीज़ राइट में रखनी हो, यस तो अपने को बस कॉलम ही तो आगे पीछे करने का है। सर। यस। सिर्फ इतना जाके बोलेंगे कि भाई ये जो पार्ट हम लोग यहाँ देख रहे हैं, इसको यहाँ से हटा के यहाँ लगा दो, है ना। हो सकता है ऐसा रिक्वायरमेंट आ जाए तो कर सकते हो चेंज। मैं वापस अपनी जगह पर ले जाता हूँ उसको। अब हमारा टास्क आता है रिस्पॉन्सिव करने का, तो ये डेटा रिस्पॉन्सिव हो जाए उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो अबाउट मी, और उसके बाद में हमारा ये वाला पार्ट नीचे का हमारा डिस्प्ले हो रहा है। तो हमने क्या लगा रखा है, फ्लैक्स में एक प्रॉपर्टी है फ्लैक्स रैप। तो जब एरिया छोटा होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। बट फिर भी आप सेफर साइड के लिए क्या करोगे, यहाँ पर और अच्छे से हैंडल करने के लिए, कल को किसी दूसरे ब्राउज़र में दिक्कत ना हो जाए, यहाँ जाके डिफाइन करेंगे मीडिया क्वेरी। लिखिए रिस्पॉन्सिव लेआउट when the screen is less than 700 pixel wide, make the two column stack on top of each other instead of next to each other। लिखिए एट द रेट मीडिया स्क्रीन एंड ब्रैकेट मैक्सिमम विड्थ 700 पिक्सल। तो यहाँ पर हमें क्या चेंजेस करने हैं,
हम यहाँ जाकर डिफाइन करेंगे रो और नैबार जो है हमारा, उसका जो डायरेक्शन है वो कॉलम हो जाए। तो मैंने अभी देखो पेज यहाँ पर मैं इसको कट कर लेता हूँ, सेव कर लेते हैं और ब्राउज़र में चलते हैं। तो ये हमारा भी ऐसे आ रहा है इस तरह से। अब ज़रा इसको लगा दीजिए, क्या हो गया, लिंक इस तरह से, और ये हमारा तरीके से कंटेंट आ गया। क्योंकि अभी तो क्या थे, लिंक किस्मत की बात है कम है, ज़्यादा हो गए तो दिक्कत करेगा। अब ये तरीके से अलग अलग लाइन में आएगा। तो जब जावास्क्रिप्ट आप सीख जाओगे तो आप यहाँ पर एक बर्गर आइकन देखोगे, क्लिक करोगे तो खुल जाएगा, वापस क्लिक करोगे तो बंद हो जाएगा। कलेप्सिबल वाला पार्ट आपका बन के तैयार हो जाएगा। टैबलेट पर ये हमारा कुछ इस तरह से रहने वाला है। चलिए तो ट्राई करके देखिएगा किस तरह से काम करना है। नेक्स्ट, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। सो अभी तक जो हम लोग मीडिया क्वेरी चलाते आ रहे हैं तो वो हॉरिजॉन्टल पे चल रही है। अब मान लो किसी ने डिवाइस घुमा दी, तो जब आप F12 दबाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर एक आता है डिवाइस। डिवाइस में हमें यहाँ पर देख लो डिवाइस रोटेट करने का भी ऑप्शन आता है। ठीक है, कि कोई पर्सन है जो iPhone 14 Pro Max पर चेक कर रहा है और जब डिवाइस घुमाएंगे तो डिवाइस ऐसा हो जाएगा। तो रोटेट करने पर क्या होगा और पोर्ट्रेट करने पर क्या होगा, तो दिस इज़ अ पोर्ट्रेट एंड दिस इज़ अ लैंडस्केप। ठीक है, तो ये पार्ट भी हैंडल किए जा सकते हैं। सो अभी तक हमने ओरिएंटेशन वाला काम नहीं किया, हमने विड्थ घटाने वाला देखा, मिनिमम विड्थ, मैक्सिमम विड्थ, ये सारे बहुत सारे एग्जांपल आप देख चुके हो। Media query can also be used to change layout of a page depending on the orientation of the browser. You can have a set of CSS properties that will only apply when the browser window is wider than its height, a so-called लैंडस्केप। तो लैंडस्केप का मतलब क्या था, जब आपकी विड्थ हाइट से ज़्यादा हो। ठीक है, तो जैसे जितनी भी हमारी ये स्क्रीन देख रहे हो तीनों तरह की, ये सब क्या है, लैंडस्केप है। मोबाइल जो होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट होते हैं, एंटरटेनमेंट मोड में ये लैंडस्केप हो जाते हैं ना। तो जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि स्क्रीन इस तरह से मार्केट में आते हैं जो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, जिनको हम लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रोटेट कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ एग्जांपल देखें लाइव, अगर हमें कुछ मिलता है रोटेटेबल मॉनिटर, तो कुछ समझ में आ रही बात। तो जब हम लोग अपने कंप्यूटर में विंडो की सेटिंग्स में आते हैं तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, डिस्प्ले सेटिंग्स क्या दिखाई देता है और क्या दिखता है ना। बट अगर आप अपने कंप्यूटर पोर्ट्रेट कर देते हो तो आपको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
है ना। और ये आपका फ्लिप भी दिया होता है, तो फ्लिप तो हमने आज तक कभी ट्राई किया नहीं, तो कहाँ लगाएं इसको। तो क्या होता है ना कि देखो, आप मैकडोनल्ड में जाते हो या केएफसी में जाते हो, तो जो मेन्यू देखते हो ना स्क्रीन पर लगे हुए, तो दो तरह के होते हैं। एक कि भाई आपने एक बार मेन्यू छाप दिया और पीछे डिस्प्ले पे लाइट लगा के लगा दिया। अब कल को हो सकता है तुम्हारा बर्गर महंगा हो गया, हो सकता है तुम्हारा कोई नया ऑफ़र आ गया, अब उनके मेन्यू बदलते रहते हैं ना, तो वो लोग कभी भी चिपकाने वाले मेन्यू नहीं बनाते, वो लगाते हैं डिजिटल स्क्रीन। भाई यहाँ से मैंने आज ऑफ़र बनाया, संडे वीकेंड आया, मैंने कुछ नया ऑफ़र बनाया, सामने स्क्रीन पर दिखा दिया। अब दो तरह से होते हैं वहाँ पर, जो स्क्रीन देखते हो वर्टिकल होती हैं, है ना। अब एक तो क्या सीधे स्क्रीन से तुम्हें दिख रहा है, कई बार होता है कि तुम्हें स्क्रीन ही नहीं दिखती, यानी कि आप अगर मुझे ऑर्डर प्लेस करना है तो आप सामने तो देख रहे हो, लेकिन सामने स्क्रीन नहीं है, स्क्रीन है यहाँ, इधर है मिरर, तब क्या चलता है फ्लिप, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर आता है डला हुआ, और यहाँ से आप विंडो में सेटिंग करते हो। जैसे कई बार देखते हो एटीएम खराब है तो वहाँ विंडो खुल जाती है, चलता तो सब कुछ उसी पे ही है ना, विंडो के थ्रू। तो समझ गए ना मोड। और ये रहे उसके एग्जांपल्स जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि मॉनिटर हमारे रोटेट करने वाले आते हैं, बस थोड़े पैसे ज़्यादा लगते हैं, बट आप रोटेट कर सकते हो। कि भाई मान लो कि आपको कोई वेबसाइट ऐसी है कि जो स्क्रॉल करनी है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में हमारा विड्थ ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ज़्यादा मैटर हम लोग नहीं देख पाते, बट यहाँ पर आप स्क्रीन को रोटेट करो, अपना स्क्रॉल कर लो। चलिए, इसको खुलने में टाइम लग रहा है, हम आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझ में आ गया आप लोग, है ना। चलो तो फिर इधर आते हैं। लैंडस्केप ओरिएंटेशन। सो एग्जाम्पल बनाएंगे और यहाँ लिखते हैं यूज़ अ लाइट ब्लू बैकग्राउंड कलर if the orientation is in landscape mode। तो यहाँ पर आप लिखेंगे टेक्स्ट एरिया छूट गया क्या, तभी ये यहाँ आया है। तो क्या लिखेंगे, मीडिया ओनली फॉर स्क्रीन एंड, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम अब की बार, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में यहाँ जाके क्या लिखेंगे, लैंडस्केप, और यहाँ पर लिख देते हैं लाइट ब्लू। सो ये है हमारी मीडिया क्वेरी। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ हो जाएगा 8। क्लिक करेंगे इसको, फाइल को सेव एज कर लेंगे, और इसका हम लोग नेम डिफाइन करेंगे मीडिया क्वेरी, MEDIQUERY। क्या लिख देंगे, लैंडस्केप मत लिखो, ओरिएंटेशन लिखो। और इस URL को यहाँ पर आप रिप्लेस कर दोगे, कोड कॉपी कीजिएगा, यहाँ ये सब कुछ रिमूव कीजिए, यहाँ जाइए, रिमूव कीजिए सब कुछ,
यहाँ ये लिखिए बॉडी बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन, और अगर हमारा स्क्रीन चेंज होता है मतलब रोटेट होता है तो कलर क्या हो जाए, लाइट ब्लू हो जाए, और ये डायरेक्ट बॉडी को हिट करेगा। सो यहाँ लिखिए रिसाइज द ब्राउज़र विंडो when the width of this document is larger than the height. The background color is light blue otherwise it is light green. ठीक है जी, तो क्या करें, यहाँ से फाइल को लाइव ले आइए। मैंने क्या बदल दिया था फाइल का नेम? नहीं बदल दिया। तो यहाँ जाइए, एंड में आइए, क्या कलर आ रहा हमारा, लाइट ब्लू। तो हमने मीडिया क्वेरी में क्या लिख रखा है, अगर लैंडस्केप मोड से हम लोग बाहर आ जाएं तो कलर हमारा, तो स्क्रीन तो हम घुमा नहीं सकते, तो या तो एक तरीका हमारे पास कि हम लोग विंडो की सेटिंग में जाएं, जो लैंडस्केप वर्क है उसको पोर्ट्रेट कर दें, या फिर जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन बचता है वो ये है कि आप इसको F12 दबाओ और अपना पेज घुमा दो, है ना, हो गया ना काम। तो स्क्रीन अगर घूम गई यानी कि पोर्ट्रेट हो गई तो लाइट ग्रीन, अदरवाइज तो ये होता है ओरिएंटेशन। ये हमने आज तक ट्राई नहीं किया था, बाकी मिनिमम मैक्सिमम हमने सब ट्राई करके देखा हुआ है। तो क्लियर हो गया ओरिएंटेशन। तो ये चीज़ भी आप बदल सकते हो कि डिवाइस रोटेट हो तो ये भी चेंज हो जाए। नेक्स्ट, कॉपी एंड पेस्ट, मिनिमम एंड मैक्सिमम विड्थ। इसको लिखिए मिनिमम विड्थ टू मैक्स विड्थ। तो आप अपनी इसमें क्या कहते हैं, हाँ हुआ, आप अपनी मीडिया क्वेरी जो यहाँ लिखते हो इसमें आप एक साथ मिन और मैक्स दोनों चला सकते हो। कई बार हमें रेंज की ज़रूरत होती है, ठीक है, हमें एक पर्टिकुलर ब्रेक पॉइंट के बीच के में काम करें, भाई हम कहते हैं 992 पिक्सल से लेके इतने पिक्सल्स के बीच में ये सब साइज़ हमारा काम करेगा, जो भी प्रॉपर्टी आप उसके लिए कॉन्फ़िगर करोगे। तो यहाँ जाइए, सब डिलीट करिए, लिखिए यू कैन ऑल्सो यूज़ दी बनाना ब्रैकेट मैक्स विड्थ जो भी आप रखना चाहते हैं एंड मिनिमम विड्थ जो भी आप रखना चाहें, वैल्यूज टू सेट मिनिमम विड्थ एंड मैक्सिमम width. For example, when the browser width is between 600 and 900 px, change the appearance
of a div element. So यहाँ लिखिए मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ 900 में डाली ना, एंड मिनिमम विड्थ कितना है 600 पिक्सल। तो जो भी आप चीज़ें ट्रिगर कराना चाहें इस रेंज के अंदर, लिखा div डॉट एग्जाम्पल फॉन्ट साइज हमारा जो है वो 50 समथिंग हो जाए, पैडिंग बदल जाए, बॉर्डर चेंज हो जाए, सॉलिड हो जाए और ब्लैक कलर की हो, और बैकग्राउंड जो है आपका वो येलो हो जाए। अब क्या होगा, इतना करने के बाद ये प्रॉपर्टी आप यहाँ से कॉपी कर लो, इधर क्लिक करो, इसको सेव एज कीजिए और इसका नेम जाके यहाँ डिफाइन कर दो, मीडिया क्वेरीज मिन और मैक्स एक्सटेंशन डॉट HTML पेस्ट करो। तो अब क्या हो गया, हमने एक ब्रैकेट बना दिया कि ये जो साइज आपका इफेक्टिव रहेगा ये 900 से लेके 600 पिक्सल के बीच में इफेक्टिव रहेगा। अब ये नहीं कि 900 टच होने पर ये होगा या 600 टच होने पर ये होगा, इसके बीच में होगा। 600 की जगह पर 599 हो गया, 900 की जगह पर 901 हो गया, तो ये वाला जो मेरा प्रॉपर्टी होगा वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। चलिए तो यहाँ जाते हैं नीचे और यहाँ बना दो एक डिव, उसका क्लास ऑफर कर दोगे एग्जाम्पल, क्योंकि हमने ऊपर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ लिख दीजिए एग्जाम्पल डिव। और यहाँ लिखिए पैराग्राफ, यहाँ लिख दीजिए व्हेन द ब्राउजर्स विड्थ इज बिटवीन 600 and 900 pixels, change the appearance of a div element resize the browser window to see the effect. Change the appearance of div on different screen size. तो यहाँ ये इसको लिखिए मिन और मैक्स, और फाइल अपनी यहाँ पर अवेलेबल है, इसको करिए क्लोज। एक दो लाइन का कोड हाइट बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ कर दो 10, 12 ओपन एग्जाम्पल, टाइपो एरर हुआ है उसको फिक्स कीजिए, ये H2 होगा, चेंज हो गया। तो अभी हम फुल विड्थ पर हैं तो हमें 900 पिक्सल पर आना पड़ेगा, प्रेस कीजिए F12। कितना विड्थ है 932, तो डायरेक्टली या फिर आप मैनुअली इसको चेंज करने का ट्राई कर सकते हो। रेस्पॉन्सिव मोड एक्टिवेट, तो हम लोग 480 रेंज पर इस वक्त क्या डाला था 600, ट्रिगर नहीं हो रहा है, जरा चेक करो कहाँ फॉल्ट है।
एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में हमने डाला है, उसको करेक्ट कर दो बस, नहीं तो ना चलने का तो कोई कारण ही नहीं है ना। तो जैसे उस रेंज में आएगा तो स्टाइल आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो यानी कि फिर मिस्टेक यहाँ पर भी हुई होगी इधर, चलिए। तो ये हो गया रेंज वाला काम कि मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ये परफॉर्म करे स्टाइल। एक और तरीका आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, कॉपी करिएगा अपने एग्जांपल को, लिखिए पैराग्राफ स्ट्रॉन्ग यूजिंग एन एडिशनल वैल्यू in the example below we add an additional media query to our already existing one using a comma। यानी कि आप जो मीडिया क्वेरी लगी है इसी मीडिया क्वेरी पर एक और मीडिया क्वेरी भी लगा सकते हो। कैसे करना है, यहाँ पर जाके अपना एग्जांपल करो पेस्ट, और यहाँ जाके आप लिखेंगे कॉमा, और फिर से आप यहाँ डिफाइन कर देंगे ब्रैकेट मिनिमम विड्थ, क्या लिखा हमने 1100 पिक्सल, ठीक है। हम कह रहे हैं क्या 900 से 600 तब चले, या अगर 1100 पिक्सल की रेंज आए तब चले। तो अब 3 अलग अलग पॉइंट है हमारे पास, है ना। ये हो गया रेंज में, ये हो गया 1100 पर सीधे। चलो चला के देखो, चला के देखो ज़रा। तो यहाँ से इसको करेंगे कोड को कॉपी, क्लिक करिए, सेव एज कीजिए, और इसका नेम यहाँ जाके चेंज करो, और अपनी CSS को लाके यहाँ पे कॉल करो। नेम चेक कर लेना एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमने लिखा है व्हेन द ब्राउजर विड्थ इज बिटवीन 600 एंड 900 और अब क्या 1100 पिक्सल्स, चेंज द अपीयरेंस ऑफ द ब्राउजर विंडो। चलिए इधर चलिए, यहाँ पर बंद कीजिए, इसको ओपन करिए, यहाँ पर F12 दबाइए यहाँ पर। तो 900 की रेंज हमने लिखी थी, लिखिए 900, काम कर रहे हैं 900, 600, 600 से एक पिक्सल भी नीचे का नहीं चलेगा, 600 से लेके जब तक आपका 900 पूरा नहीं हो जाएगा चलता रहेगा। पूरा रेंज है हमारे पास। जैसे 901 हुआ, देख रहे हो 901 होते ही तुरंत बंद हो गया। इसके बाद हमने सीधे डाला है 1100। अगेन कुछ गड़बड़ है, हमने फाइल का शायद नेम नहीं बदला है, नेम जाके बदल गया हो 2, और यहाँ पर आप कर देंगे इधर 2। तो देखो 1100 पे चल रहा है, लेकिन जैसे आपका 1099 हुआ तो बंद हो गया। अब 1100 पर स्क्रीन जितनी भी बड़ी हो चलता रहेगा 4K डिस्प्ले तक, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर सॉरी, जितने भी ये पॉइंट देख रहे हो, देखो ये क्या है, मोबाइल स्मॉल साइज 320 पिक्सल, फिर क्या है 375 पिक्सल मीडियम मोबाइल, ये है मोबाइल का लार्ज डिस्प्ले, ये आपका टैबलेट, ठीक है। इसके ऊपर आप देखोगे लैपटॉप, उसके ऊपर देखोगे आप लैपटॉप का HD, उसके ऊपर आप देखोगे 4K लिखा रहा है 4K। तो सारे ब्रेक पॉइंट टेस्टिंग के लिए इसमें दिए हुए, तो जिसके पास सिमुलेटर ना हो तो वो ऐसे भी चेक कर सकते हो।
तो लैंडस्केप वाला जो हम लोगों ने अभी देखा, तो ये ध्यान रखना F12 दबाने पर यहाँ पर क्लिक करना होता है, जहाँ मेरा माउस है, तभी आपके सारे डिवाइस आएंगे इसके अंदर। और हो सकता है कि आपको अपना लेटेस्ट डिवाइस ना मिला हो, जैसे ये 14 प्रो मैक्स है तो बहुत पुराना दिखा रहा है यार, हम तो 16 में आ गए। तो यहाँ पर आप अपनी खुद की डिवाइस का साइज़ डाल सकते हो। देख रहे हो बहुत सारी डिवाइस यहाँ पर पड़ी हुई है, नहीं है तो अपना ऐड कस्टम डिवाइस कर लो यहाँ से। तो ये टेंशन नहीं। पहले के टाइम में रिस्पॉन्सिव का जो काम होता था तो कंपनियों को डिवाइसें खरीदनी पड़ती थी, है ना। अब इस दर्द को समझा लोगों ने भाई साहब कि भाई साहब ब्राउज़र तो हम बना दे रहे हैं, लेकिन अगला बंदा रिस्पॉन्सिव के लिए टैबलेट खरीद के ला रहा है। अब चाहे उस टैबलेट की नीड हो या ना हो, लेकिन क्या पता गलती से कोई कस्टमर निकला है जो उस टैबलेट पर हो और कल को बोले जी तुम्हारी वेबसाइट तो अच्छी नहीं खुल रही। तो पहले जब हम काम करते थे 2013-14 तक ना प्रोडक्शन हाउसेस में, तो हमारी कंपनी के पास ढेर लगा के डिवाइसेस होते थे और उनको हम लोग चेक करते थे कि भाई इस पे चला के देखो सही चल रहा है, क्योंकि एक साइज़ का कोई था ही नहीं। अब एंड्रॉयड का साइज़ अलग आता है, आईफोन का साइज़ अलग आता है, बंदा परेशान, उसकी मीडिया का फिट ही नहीं बैठेगी। तो जहाँ पर साइज़ परेशान करे वहाँ पर रेंज वाला काम करो, यानी कि जो अभी तुम्हें सिखाया है। एग्जैक्ट ब्रेक पॉइंट मत लगाओ कि 600 पर ये हो जाए, उसको बोलो 600 से 900, यानी कि एंड्रॉयड को भी कवर कर लिया और आईफोन को भी कवर कर लिया, दोनों आ गए उसके अंदर, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ऐसे काम करते। और जब मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट बहुत बूम पर आया तब तो डिवाइस चाहिए ही चाहिए होता था, क्योंकि वो इस पे नहीं चलता काम सिमुलेटर पे। तो मोबाइल एप्लीकेशन में क्या होता है ना कि जैसे मान लो आपने कुछ मोबाइल ऐप बना दिया, अब वो एक एंड्रॉयड के वर्जन पे तो बिल्कुल सही चल रहा है, दूसरे एंड्रॉयड के वर्जन पे डिवाइस गर्म कर रहा है। देख तो कई बार आपका फ़ोन गर्म होने लग जाता है, तो ये बड़ी दिक्कतें आती थी, ओवर हीट होने लग जाता था प्रोसेसर, तो वो बड़े बग्स फिक्स करने पड़ते थे। तो बड़े खर्चे होते हैं कंपनी के लिए ना। अब कोई बोले कि भाई मोबाइल ऐप बनवाना है 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये किस बात की, होने क्या था उसके पीछे कितनी सरदर्दी है। तो इस प्रॉब्लम को भी कंपनियों ने समझ लिया। अब वो क्या करते हैं, जैसे आप जब गूगल के प्ले स्टोर पर डालने जाते हो तो गूगल 20 से 30 दिन का टाइम लेता है, पहले अपने पास चेक करता है कि कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी को। जब वो चेक कर लेगा फिर उसके बाद आपका ऐप जो होगा लाइव आ जाएगा सबके लिए। अब जब तक वो टेस्ट नहीं होगा तब तक क्या होगा कि हम आपस में एक दूसरे को शेयर कर करके चला सकते हैं कि भाई लो भेज दिया, फिर वहाँ पर लिखा आएगा अननोन सोर्सेज से ऐप है, फिर उसको इंस्टॉल करो, ये वो सारी चीज़ें। ऐसे ही एप्पल भी अपना ऐप स्टोर में उसको क्या करता है, टेस्ट करता है पहले, फिर जाता है। एप्पल का महंगा होता है, एंड्रॉयड का सस्ता होता है डिप्लॉयमेंट। तो ऐप डालने के भी पैसे लगते हैं गूगल में, फ्री में नहीं जाता, वन टाइम चार्ज होता है, वो आप पे कर दो, उसके बाद में चलाते रहो। चलिए, तो ये पार्ट क्लियर हो गया रेंज वाला, यानी कि हम इस रेंज से इस रेंज के बिटवीन परफॉर्म करेंगे, प्लस अगर ये रेंज अगर दोबारा हिट होता है तो इस पर हमारा ये वर्क कर जाएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना फ्लैक्स बॉक्स। आपका मीडिया क्वेरी वगैरह सब खत्म। सेव एज करिए अपनी फाइल को, टॉपिक नंबर 29 CSS फ्लैक्स बॉक्स। इसको हम बोलेंगे 29.1। अब देखो फ्लैक्स आप लोग कई बार यूज़ कर चुके हो, जैसे होता है ना डिव, डिव बोले तो डिवीज़न, वैसे होता है फ्लैक्स मतलब फ्लेक्सिबल, मतलब आपका डिज़ाइन लिक्विड मोड में काम करता है, यानी कि अपने आप अपना एरिया डिफाइन कर लेता है, आपको ज़्यादा कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ट्रेडिशनली क्या होता था, पहले मान लो कि कोई मेरे पास एक एरिया है लाइक 1000 पिक्सल्स का, और मुझे उसको अंदर 3 या 4 कॉलम अगर बनाने हैं, सो हम लोग क्या करते थे, पहले डिवाइडेड बाई 4 करके उसकी विड्थ लेके पुट करते थे। फ्लैक्स आने से हमारी क्या प्रॉब्लम खत्म हो गई, कैलकुलेशन ख़त्म हो गई। मुझे 3 कॉलम बनाने, मैंने लिखा फ्लैक्स 3 तो 3 बन गए, मैंने लिखा फ्लैक्स 4 तो 4 बन गए। यानी कि अब आपको एरिया बताने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि फ्लेक्सिबल होने की वजह से वो अपना आप एरिया अपना खुद से डिफाइन कर लेते हैं, कैलकुलेशन ख़त्म। ये पॉइंट है कहने का। तो चलिए ट्राई करेंगे CSS फ्लैक्स बॉक्स। ऊपर आइए,
और लिखिए CSS फ्लैक्स बॉक्स। हेलो। चलिए तो यहाँ हम लोग डिफाइन करेंगे CSS फ्लैक्स बॉक्स लेआउट मॉड्यूल। Before the Flexbox layout module, there were 4 layout modes: UL, LI, Enter, और यहाँ हम लोग डिफाइन करेंगे block for sections in a web page। और क्या होता था? inline for text, table for 2-dimensional data, and positioned for explicit position of an element। तो कहने मतलब क्या है कि फ्लैक्स बॉक्स जब तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तो ये 4 तरीके थे हमारे पास जिनसे हम लोग वेबसाइट डिज़ाइन करते थे, और इन चारों तरीकों में जुगाड़ करके ही काम होता था। मतलब प्रॉपर तरीका नहीं था इसका कि भाई ये एक सही प्रैक्टिस हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। जैसे कि हमने फ्लॉट के बारे में पढ़ा, फ्लॉट का इस्तेमाल वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए हुआ ज़रूर, बट फ्लॉट बना नहीं था इस चीज़ के लिए, वो था अलाइनमेंट के लिए, डेटा का अलाइनमेंट क्या होगा। बट जब देखा कि इससे वेबसाइट बन सकती है तो लोगों ने बनाना चालू कर दिया, और खुद W3C रिकमेंडेशन था कि बनाओ ही जब तक कुछ अच्छा ऑप्शन नहीं आता। फ्लैक्स अब इंट्रोड्यूस हो चुका है और इससे ऊपर भी आ चुका है विच इज़ ग्रिड। ठीक है, तो वो तो और नेक्स्ट लेवल है मतलब। तो चलिए यहाँ पर हम लोग समझेंगे इसके बारे में। तो यहाँ डिफाइन करो पैराग्राफ द फ्लेक्सिबल बॉक्स लेआउट मॉड्यूल makes it easier to design flexible, responsive layout structure without using क्या फ्लॉट और पोजिशनिंग। यानी कि कह सकते हैं कि अब हमें ऊपर वाली प्रैक्टिसेस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे, लिखेंगे VS5 टेबल डिफ़ॉल्ट। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि फ्लैक्स इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 से नीचे नहीं चलता है, समझ गए ना। तो अगर आपको उससे नीचे जाना है तो फ्लॉट ही आज की डेट में सोल्यूशन है आपके लिए, और उससे ऊपर आप फ्लैक्स बिंदास चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी इंटरव्यू में जैसे आप बैठें और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई फ्लैक्स की लिमिटेशन बताओ, बोलो कि मॉडर्न में कोई लिमिटेशन नहीं है, ओल्डर ब्राउज़र में लिमिटेशन है, वहाँ पर फ्लैक्स वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे एक हेडिंग
HRH2 browser support. The Flexbox properties are supported in all modern browsers. ठीक है, तो ये क्लियरली मेंशन है मॉडर्न ब्राउज़र में ही काम करेगा, ओल्डर में काम नहीं करेगा। यहाँ जाइए, टेबल प्राइमरी को कर देंगे और बॉर्डर एक साथ यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे img images / compatible Chrome, compatible Edge, compatible Firefox, compatible Opera and compatible Safari। से आगे हमारे इमेजेस। नेक्स्ट यहाँ जाइए, सभी को एक साथ कीजिए सेलेक्ट। 29.0 यानी कि क्रोम के 29 वर्जन से वर्क कर रहा है, एज के 11, 22, 10 और 48। तो समझ में आ रहा है? 11 से इसका सपोर्ट स्टार्ट हुआ है, उसके नीचे जाओगे नहीं चलेगा। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि विंडो एक्सपी जो हम लोग चलाते थे वहाँ पर मैक्सिमम जो ब्राउज़र जाता था वो 10 तक जाता था। विंडो 7 में अगर आप काम कर रहे होगे तो विंडो 7 में अपडेट करके आप चला सकते हो अपना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब तो ज़्यादातर जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब विंडो 11 ही प्रेफर करें, मे बी आप लोग भी 11 ही चला रहे होंगे, है ना। तो 11 चलाओगे तो आपको, अगर 10 अगर हम लोग चला रहे हैं तो इसमें देखते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर अब भी आता है, बट 10 के अंदर जो विंडो अपडेट हुआ तो अब हम लोग चलाते तो एक्सप्लोरर लेकिन खुलता एज है। इन्होंने फिक्स कर दिया इसको। क्या खुल रहा है? द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर इज इन माइक्रोसॉफ्ट एज। तो एज में आपको जाके यहाँ पर ये खुलेगा ऑटोमेटिक। तो अब आपका विंडो 10 में भी ये सेटिंग कर दी गई है पीछे से ही। वैसे विंडो 10 के सपोर्ट बंद हो गए ऑफिशियली, यानी कि नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 के मिड में जाके विंडो 10 का कोई भी अपडेट हमें अब नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर कल को कुछ 19-20 होता है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डेटा, प्राइवेसी, एवरीथिंग। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियली कह चुका है कि आपको विंडो 11 पर आ जाना चाहिए। अब हर किसी का बजट नहीं होता ना कि भाई नया कंप्यूटर ले ले, क्योंकि विंडो 11 के साथ एक कंडीशन है कि उसको नई जनरेशन का वो चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम जनरेशन 9 आई थिंक इसको रिक्वायर्ड है। तो जनरेशन कैसे पता चलती है हमें? तो जनरेशन पता करने के लिए क्या होता है, आप अपने कंप्यूटर पर राइट क्लिक कीजिए प्रॉपर्टीज़, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये लिखा आता है। जैसे यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, प्रोसेसर लिखा आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है 9, मतलब 9th जनरेशन हो गया। अगर लिखा है 8 तो मतलब 8th जनरेशन हो गया। लिखा है 6 तो 6th जनरेशन हो गया। ठीक है, तो 9 पर आप इसको जुगाड़ करके चला सकते हो, बट फुल्ली कंपैटिबल नहीं होता है, मतलब ज़बरदस्ती डालने वाली बात है। जैसे आपने देखोगे पहले जैसे तुम्हारा लैपटॉप है तो लैपटॉप के साथ तुम्हारी एक विंडो डल के आई होगी, कौन सी थी? 10 थी ना या 11 थी? 11 आई है ना। तो ध्यान रखना कि फ्यूचर में मतलब विंडो 12 अगर आ जाए लेकिन तुम्हारा लैपटॉप 11 पे अच्छा चलेगा, क्योंकि वो डिज़ाइन 11 के लिए किया गया था। ठीक है, डेस्कटॉप में जो मर्जी करो, क्योंकि डेस्कटॉप में बहुत पावर होती है, लैपटॉप में नहीं होती नहीं पावर। लैपटॉप के कंपोनेंट डिज़ाइन किए जाते हैं पर्टिकुलर विंडो के लिए। तो मान लो कि किसी का लैपटॉप कभी किसी ने लिया होगा विंडो एक्सपी के हिसाब से, अब वो चला दे भाई साहब उसके अंदर जाके कुछ और, तो तुम चलाते रहो, कोई फ़ायदा थोड़ी ना उसका। तो विंडो ही तुम्हारे मार डालेगी कंप्यूटर को। तो प्रोसेसर के आगे का नंबर क्या होता है, ये हमें बताता है जनरेशन कौन सा है।
कोई भी प्रोसेसर अपना चेक करना हो सीधे जाओ, जनरेशन पता चल जाएगी। तो ये पार्ट क्लियर। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, और ये हमें मैटर सेंटर में चाहिए, तो आप यहाँ जाके डिफाइन कर देंगे इसके ऊपर क्लास टेक्स्ट सेंटर था भाई, सेंटर नहीं है। अरे यार टाइम खत्म हो गया हमारा, समय समाप्ति की घोषणा हो गई। ये लीजिए। तो इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। फ्लैक्स, और फ्लैक्स एक बार अगर आप सीख गए तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, आपका डिज़ाइनिंग स्पीड इतना फास्ट हो जाएगा। फोटोशॉप में आपको कोई भी टेम्पलेट मिलेगा, उसका जो भी साइज़ हो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है उसका साइज़ क्या है, आप तो बस बिंदास बनाते जाओ। विड्थ हाइट कुछ नहीं डालना अपने को, सब कुछ लिक्विड। इसलिए फ्लैक्स में आज की डेट में सबसे ज़्यादा वेबसाइट्स बनती हैं। हमारी क्लास 1 घंटे की क्यों? इतनी लेट हुई थी?